तो चैप्टर शुरू करें न्यू, ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन है हमें क्लास 9 में भी आया था, और उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है कि ईच एंड एवरीथिंग, हमारे पूरा यूनिवर्स में सभी गैलेक्सीज इंक्लूडिंग, सिर्फ हमारी गैलेक्सी नहीं, सारी की सारी गैलेक्सीज जो है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बल पे चलती है। ये जो ग्रेविटेशन है सभी को आपस में बाइंड करके रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन में क्या है, सिर्फ एक तरफ से अट्रैक्शन नहीं होती, दूसरी तरफ से भी अट्रैक्शन होती है। यानी कि ये इसको मतलब ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ। जैसे अर्थ और मून है, चाहे दोनों के साइज में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के मास में जमीन आसमान का फर्क है, स्टिल दोनों एक दूसरे के ऊपर के फोर्स अप्लाई करते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन है जिसमें क्या है, हर एक बॉडी जो यूनिवर्स की, जैसे अब हम अर्थ पे रह रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ की अपनी ग्रेविटी, वो ग्रेविटी अलग कॉन्सेप्ट है। हम सभी लोग अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो सिर्फ अर्थ हमारे ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर रही अपनी तरफ, हम भी उसको अपनी तरफ क्या है, खींच रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो बॉडीज के अंदर इन द यूनिवर्स। वो दो बॉडीज अर्थ और सन, और अर्थ और मून, अर्थ एंड ऑल द लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। ये नहीं हम सिर्फ हम धरती के ऊपर है और टेबल चेयर घर आसमान में उठ रही है, समझिए नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग का कोई फर्क नहीं है, सबके ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन तो हमें पता है पहले का कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशन एक कॉन्सेप्ट है जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, विच इज अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स में कितनी भी बिटवीन एनी टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज के बीच में हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कोई स्पेशल बॉडीज है, वो कोई भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देख मैंने अपने बीच में जिक्र किया था ग्रेविटी का, दोनों में फर्क होता है बेटा। ग्रेविटी भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नो डाउट, लेकिन ये है बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अर्थ और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इज आल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन, जो कि लाइंग ऑन द सरफेस, लाइंग ऑन इट्स सरफेस कर देते, लाइंग ऑन इट्स सरफेस, या तो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है और नियर द सरफेस है, वो ग्रेविटी है। अब जो ग्रेविटी है देखो, ये अर्थ के लिए डिफाइन करें, क्योंकि हम अर्थ की ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस या अर्थ के ऊपर ग्रेविटी किस तरह से वेरी करती है, उसका अर्थ के ऊपर लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली हर एक प्लेनेट की ग्रेविटी होती है। अब जैसे कि हम कहते हैं जुपिटर, जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अर्थ से मैं ये कहूंगी 7-8 गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मार्स की ग्रेविटी भी अर्थ से ज्यादा है, अर्थ की बिल्कुल स्टेबल है, मार्स में भी ज्यादा ग्रेविटी। कुछ ऐसे हैं प्लैनेट्स जिनमें ग्रेविटी बहुत कम है। ठीक है, तो उसी कारण वहां पर लाइफ नहीं चल पा रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी होने से भी जैसे जुपिटर जैसे प्लैनेट्स है वहां पर लाइफ नहीं पॉसिबल है। बहुत से प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम ग्रेविटी है, उसके कारण वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये कहना बेटर रहेगा कि हमारे सभी जो असेंशियल चीजें हैं फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, में ग्रेविटी भी एक है जो बिल्कुल सही अमाउंट में है, तो उसने हर एक चीज को अच्छे से बाउंड किया हुआ है। राइट, तो ये फर्क है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में। ग्रेविटी क्या एक तरह का केस है, ग्रेविटेशन का, ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एक तरह से उसको पार्ट है। ग्रेविटेशन जो है हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिटी है, यूनिवर्सल चीज है। जैसे कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, वो अपने आप में सबके लिए एक जैसा है, लेकिन ग्रेविटी हर एक प्लेनेट की, हर एक एक्सो प्लेनेट की, एडवांस प्लेनेट की, हर एक सैटेलाइट की अलग अलग है।
हर एक स्टार की भी अलग है, ठीक है। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी हमने पढ़ा था क्लास 9 में, क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो भी इसको लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जो एक्सेलरेशन है, हमने पिछले चैप्टर में देखा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में। इससे पहले हमारे पास जो लीनियर मोशन जितने भी चैप्टर आए, लॉज ऑफ मोशन आ गया, वर्क पावर एनर्जी आ गया, सभी में हमने एक्सेलरेशन को ऐसे किया। उनमें हमने एक्सेलरेशन को क्या कहा था, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। ये हमने एक्सेलरेशन को कहा था, और ये इसको हम इस तरह से कहते थे, ठीक। और एक लॉज ऑफ मोशन, इसका फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s व्हिच इज इक्वल टू a। ये सब क्या था, ये सब डिफाइन कर रहे थे कि मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से क्या पता चल रहा था कि मोशन अब चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि कहीं पे वेलोसिटी बढ़ रही है, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 20 भी होगी ड्यूरिंग द मोशन। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, यानी कि जो मोशन यहाँ पर तो था लीनियर मोशन, ये जो एक्सेलरेशन यानी कि जो मोशन हो रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ग्रेविटी है जो उन चीजों में मोशन ला रही है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मैंने एक, ये मैं खड़ी हूँ भाई उस तरफ से देविंदर को, और ये ऊपर की तरफ बॉल जा रही है, मैंने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, जब ऊपर की तरफ जा रही थी, इसके अंदर मोशन हो जाएगा, इट हैड सम एक्सेलरेशन। एक बार इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पर आके ये कुछ मिली सेकेंड के लिए रुकेगी और फिर वापस नीचे आएगी। मैं पकड़ नहीं पाऊंगी भाई, मैं इतनी कुत्ती देती हूँ तो ग्राउंड पे आके गिरेगी। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ये अगेन मोशन में थी, यहाँ पर ये, इसको बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हुई एक्सेलरेशन हो रही है, इसको जी से कहेंगे। अब ग्रेविटी जो है हमेशा, जैसे कि हम अर्थ पे रहते हैं, हमेशा अर्थ के सेंटर के टुवार्ड्स करती है, ठीक है। अर्थ के किसी भी कोने में, जैसे अर्थ स्फीयर है, राउंड है ना, उसका कोना है, लेकिन यानी कि अर्थ के किसी भी पार्ट पे कोई भी प्रेजेंट है, सभी जगह पे जो है ग्रेविटी टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ जाएगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो ग्रेविटी के अपोज जा रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव लग रही है। जब वो नीचे की तरफ ही आ रहा है, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ही हो रहा है, तो पॉजिटिव आएगा। दैट मींस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हियर विल बी नेगेटिव एंड हियर विल बी पॉजिटिव। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि भाई ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट है उसको खींचते हुए उसके अपोज जा रहा है, उल्टा जा रहा है, किसी कारण वो ज्यादा ऊंचाई तक जा नहीं पाता, और एक पॉइंट पे आके जो अर्थ की ग्रेविटी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिस कारण वो वहां से रुककर वापस नीचे की तरफ आ जाता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे धोखा देके भाग नहीं सकता, मैं वापस ही आ रहा हूँ। ओके, तो ये होते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। इसको वैसे हम फ्री फॉल से भी रिलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक टर्म है, इसको बाद में डिफाइन करते हैं, पहले फ्री फॉल की टर्म देखते हैं। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है, अगेन यहाँ पर मैं एक बिल्डिंग पे खड़ी हूँ, बुर्ज खलीफा पे खड़ी हूँ भाई, ठीक है। फ्री फॉल में क्या है, मैंने क्या, यही बॉल जिसको मैंने ऊपर की तरफ उछाला था, जब मैंने ऊपर की तरफ उछाला था मैंने फोर्स अप्लाई की थी, यहाँ पर मैं बॉल को अगेन पकड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट इसको हाथ में पकड़ा हुआ है और मैंने अपनी फिंगर्स को खोल दिया, 5 उंगलियों से पकड़ते हैं, मेरी 5 उंगली ये हाथ में, ठीक है, फिंगर की 6 भी होती है, चलो मैंने उन 5 उंगलियों को खोल दिया, तो वो ऑब्जेक्ट के अपने आप नीचे जाएगा, यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकने में कोई फोर्स नहीं अप्लाई की है, वो अपने आप जैसे मैंने छोड़ा ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ किया, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसमें, इसके नीचे जाने में सबसे बड़ा रोल किसका है, अर्थ की ग्रेविटी का, क्योंकि वो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आ रही है। अगर ये मैं यहाँ पर भी खड़ी होती ना, यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर मैं छोड़ती तो ये इधर नहीं जाना था, ये नीचे ही जाना था, क्यों, क्योंकि टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रही है। यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, चलो भाई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। किसका रोल है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का रोल है उसके ऑब्जेक्ट के नीचे आने में, ठीक है। उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्री फॉल, और ड्यूरिंग दैट अगेन ये क्या अटेन कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है।
तो इसको हम डिफाइन करते हैं, पहले फ्री फॉल को डिफाइन करते हैं। द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द influence ऑफ ग्रेविटी अलोन। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का रोल है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई। मेरी फोर्स को देखो, यहाँ पर सॉल्व कर दी, मैंने फोर्स लगाई नहीं, इज कॉल्ड फ्री फॉल। काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाया था कि बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, वो तो पीछे से धक्का लग गया। जब कोई सुसाइड करता है तो वो तो धक्का लगा ही नहीं, वो तो अपने आप को ऐसे फ्री फॉल ही कर नीचे की तरफ, ठीक है। तो वो चीज हुई है, स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, उन्होंने नीचे जंप कर दिया, उन्होंने कोई फोर्स नहीं अप्लाई की, लेकिन हाँ बीच में से वो इधर उधर हो गए क्योंकि दे हैव द पावर। ओके, तो ये फ्री फॉल। अब फ्री फॉल से ही हमारे पास की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन आता है। क्या है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही एक्सेलरेशन। और अगर मैं इसको ये कहूँ कि फीट की हेल्प से दिखाना चाहूँ तो वो होगा 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पर सेकेंड स्क्वायर में 32 फीट के नीचे आ जाती है ऑब्जेक्ट है कि यानी कितनी स्पीड होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब ये छोटे छोटे से हमारे टॉपिक चल रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, यहीं पे लिख देती हूँ। छोटा सा टॉपिक है, फिर हम आगे चलेंगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है एक वेट। देखिए, नाइन्थ क्लास में था ना एक डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, हाँ था एक कॉन्सेप्ट जिसको बड़ा रट्टा लगा लगा के हमने किया था ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हर बार। ये पे जो बोर्ड होते हैं या फिर हम कह दें जो ये यूटी वगैरह होते हैं उनमें डाल देते थे, है ना। या कोई भी क्लास टेस्ट हो उसमें क्वेश्चन डाल ही देते थे उठा के, फिर रट्टा लगा हुआ था तो कर देते थे। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी। कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो क्या है? मास है। वेट क्या है? द ग्रेविटेशनल, तो भी ग्रेविटेशन का इसके साथ क्या लिखते हैं? विद विच, ग्रेविटेशन फोर्स विद विच a body is attracted toward the center of earth, वो क्या है हमारे पास? वेट। यानी कि अर्थ पे ही आपका वेट थोड़ा बहुत 1-2 किलो से वरी कर सकते हैं। आप अगर जाओ माउंटेन रीजन में, वहां पर आपका वेट कुछ होगा, इक्वेटर पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप पोलर रीजन में जाओगे वहां पर आपका फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर तरह से, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, ग्रेविटेशनल पुल में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। जितनी आप दूर जाओगे ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? तो उसके बताओ, नाइन्थ क्लास में किया था हमने, वैसे तो अब भी करेंगे, पर स्टिल आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए अपने नाइन्थ में क्या पढ़ा है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स करती है अर्थ की बॉडी को अट्रैक्ट करी, उसका उतना ही वेट है, ठीक है। अब ये वेट चेंज हो सकता है अगर आप मार्स पे जाओ, मून पे जाओ, जुपिटर पे तो सर्वाइव ही नहीं करोगे। यूरेनस पे जाओ, अभी तक वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं, या किसी और गैलेक्सी के किसी और प्लेनेट पे जाओ,
है, इंटरस्टेलर देखिए जैसे ढेर सारे प्लैनेट्स दिखाए गए हैं भाई नए नए। कोई प्लैनेट जितने ज्यादा ठंडे हैं, कई प्लैनेट्स में टाइम का बड़ा डिफरेंस है, वहां पर बिताया 1 घंटा भी अर्थ के 7 साल के बराबर है, राइट। तो वहां पर वेट्स में वेरिएशन आ जाती है। क्यों? वहां की ग्रेविटी अलग तरीके से खींचेगी, डिपेंड ऑन दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट प्लैनेट और द सैटेलाइट। ठीक है। तो जो मास है हर जगह पे सेम रहेगा। अगर किसी व्यक्ति का मास 50 किलोग्राम है, हर एक प्लेनेट पे, हर एक सैटेलाइट पे, हर एक एक्सो प्लेनेट पे, ड्वार्फ प्लेनेट पे, स्टार पे, सब जगह पे चीज सही रहेगी। ठीक है। चाहे वो कोई न्यूट्रॉन स्टार ही क्यों ना, कोई मरा हुआ तारा क्यों ना, वहां पर भी चीज नहीं रहेगी। लेकिन वेट विल चेंज बिकॉज ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, यानी कि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। प्लेनेट की, सैटेलाइट की अलग अलग चीज रहेगी। और वेट को हम कैसे बताते हैं? यहाँ पे लिख रही हूँ W इज इक्वल्स टू mg। जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी जगह पर, चाहे कोई भी प्लेनेट है, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है d, और उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है। ठीक है। दोनों को कंबाइन करके हम वेट निकाल सकते हैं। यानी कि क्या है कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एक प्लेस की, तो जो एक बॉडी है ऑफ मास है, वो अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट प्लेनेट और द अर्थ विद इक्वल फोर्स, विद फोर्स इक्वल टू m टाइम्स c ऑफ दैट प्लेस। ठीक है। तो उसको वेट कहेंगे। और वेट अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में हम वेट को इस तरह से लिखेंगे, मास तो स्केलर है, ये वेक्टर है। वाई? बिकॉज इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट और अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट। ठीक है। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? वेट को किलोग्राम वेट से मेजर करते हैं हमेशा। ठीक है। और जो वैल्यू जी है वो प्लेस टू प्लेस वरी करते हैं, तो जो बॉडी का वेट है वो भी प्लेस टू प्लेस वरी करेगा। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी था भाई लास्ट में, छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, छोटी सी डेरिवेशन। एक बार उन्होंने इंट्रोडक्शन दी, डेरिवेशन होती क्या है, और उसके बाद हमें असलियत में पता चला 11th में आगे कि डेरिवेशन क्या होती है। 10th में तो आपका डेरिवेशन मतलब बहुत सिलेबस में कुछ चुका है। चलो, इसको पहले हम कहेंगे कि न्यूटन ने ये लॉ डिस्कवर कैसे किया था, फिर इसके स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी डेरिवेशन कहेंगे, यूनिट्स वगैरह सब कुछ है। ठीक है। तो ये पहले की तरह नहीं, थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ेंगे हम। जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अब न्यूटन ने की है, इसकी खोज है ना। तो एप्पल वाली कहानी है, तो आप कहते हो कि काश वहां पर एप्पल का नहीं कोकोनट का पेड़ होता। तो इन द ईयर ऑफ 1665 हुआ था ये। फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए मजबूत था, जिनको फिजिक्स पसंद नहीं है। ये न्यूटन बैठे थे एप्पल के पेड़ के नीचे। ठीक है। तो वो इंस्पायर हुए थे क्या देख के, कि एप्पल जो है पेड़ के नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, इधर क्यों नहीं जा रहा, इधर क्यों नहीं जा रहा, इधर क्यों नहीं जा रहा, ये यहीं पे क्यों जा रहा है। वो देख के उनके माइंड में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है। और इसको सोच सोच के, उसके ऊपर स्टडी कर करके उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की रचना की थी। तो उसने क्या सोचा था, मतलब कि उसने सारी अपने जो थ्योरीज अप्लाई की थी, उन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स है वो इफेक्ट करेंगे एप्पल को टुवर्ड्स द अर्थ। हो सकता है ये वही फोर्स हो जो मून को अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ। हाँ है तो भाई। फिर उन्होंने क्या किया, कंपेयर की द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की विद द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू कीप द मून। यानी कि एक तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की, जो कि चाहिए कि वो अर्थ के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में घूमता रहे, ये नहीं कभी यहाँ ये कभी यहाँ ये कभी यहाँ, ये अपनी मर्जी से चलता रहे। नो, दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल। मून एक ऑर्बिट में अर्थ के इर्द गिर्द है ना। तो इन दोनों को इसने कंपेयर किया, दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फर्क होगा।
विद द हेल्प ऑफ दिस में क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, डिड्यूस कर लिया। तो न्यूटन ने एक्चुअल में ये मून का वाला कैसे निकाला, उस वक्त तो बेटा इतनी टेक्नोलॉजी थी, बट द साइंटिस्ट और द फिजिसिस्ट वाज स्मार्ट इनफ टू आस्क फॉर दैट टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने क्या किया, अज्यूम किया कि जो मून है अर्थ के इर्द गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, और मून का रेडियस तब तक जान चुके थे, ठीक है, दैट इज 3.84 into 10 to the power 8 मीटर, अप्रोक्सीमेशन इतनी थी तक। फिर उन्होंने देखा कि पीरियड ऑफ मून क्या है अराउंड ईयर, यानी कि कितने दिनों में वो अपना एक चक्कर काट लेता है, वो उन्होंने कहा 27.3 डेज में काट लेता है। अगर मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करूँ तो दैट इज 27.3 इंटू 86400 सेकंड, मतलब कि उसमें इतने सेकंड्स होते हैं एक दिन में, ठीक है। फिर उन्होंने देखा स्पीड ऑफ मून, मून की स्पीड क्या है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, अब किसी प्लेनेट की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए क्या हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि न्यूटन ने यूज किया था, दैट इज सर्कमफियरेंस ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का सर्कमफियरेंस कितना है, खैर उस वक्त उन लोगों ने टेलीस्कोप वगैरह की रचना कर ली थी, जिसकी हेल्प से वो इस सब चीजों को कैलकुलेट कर चुके थे अपॉन दी ऑर्बिटल पीरियड। सर्कमफियरेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो सर्कमफियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल पीरियड, दैट इज टी, 2 into 3.14 into 3.84 into 10 to the power 8 upon 27.3 into 86400, सब कैलकुलेटर करवा के ऐसे मीटर में सेकंड में। फिर इन्होंने देखा कि जो वेलोसिटी दैट इज 1.02 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड। ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो आ गई वेलोसिटी ऑफ मून या स्पीड ऑफ मून। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिड्यूस करने का फॉर्मूला करवाया था मैंने, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये v स्क्वायर अपॉन r होता है, दैट विल बी 1.02 into 10 to the power 3 v स्क्वायर अपॉन 3.84 into 10 to the power 8। इससे इन्होंने फाइंड आउट किया एक्सेलरेशन कितनी है मून की, तो दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेल, सेंट्रीपिटल की टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर में क्या है, अर्थ है, उन्होंने ये अज्यूम किया कि अर्थ सेंटर पे चांद इर्द गिर्द घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, अर्थ को इन्होंने सेंटर बना लिया, तो उससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट हो गई। तो वही एक्सेलरेशन क्या बनी, मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन इट्स ऑर्बिट, दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टे इन द ऑर्बिट फॉर मून, ठीक है। अब ये तो निकाली, फिर उन्होंने निकाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हाथ पता चलना, देखो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बहुत कम है एज कम्पेयर टू इसी, तो आपको पता चल रहा है क्वांटिटीज देख के, है ना। तो न्यूटन ने अब क्या सोचा कि दोनों एक्सेलरेशन जो है मून की और एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। फिर न्यूटन ने क्या किया, ये जो फोर्स है और जो एक्सेलरेशन, जिस फोर्स के कारण ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये डिक्रीज हो सकती है, दैट शुड बी डिक्रीज, या इंक्रीज हो सकती है, या फिर सेम रह सकती है। तो इन चीजों पे उसने सोचा, बहुत आर्ग्यू किया, लोगों से डिस्कस किया, तो पता चला कि वो डिक्रीज ही होती है विद द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि ऑब्जेक्ट अर्थ से जितना दूर जाएगा जी उतनी कम होगी, जितना पास आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी। मून अर्थ से कितना ज्यादा दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। ऑर्बिटल पीरियड ही देख लो इतना ज्यादा है, और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, सर्कमफियरेंस देख लो ऑर्बिट का इतना है हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस भी काफी काफी है। तो ऑब्जेक्ट इतना दूर हो चला जाता ना फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कि ग्रेविटी उतनी कम हो जाएगी विद द डिस्टेंस। तो अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ भी उठाए तो क्या होगा, तो उसने रेडियस ऑफ अर्थ भी उठा लिया, फिर उसने क्या किया,
ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला प्रोड्यूस किया, जिसमें उसने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। ये चीज की अभी यहाँ पे मैं रेज कर रही हूँ। उसने क्या बताया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें जी भी कैपिटल लिखती हूँ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी का रेडियस हो गया, कितना आएगा ये। कैसे किया, ए सी ओवर जी कर दिया, ठीक है। ए सी जो है 1/r² और इधर ये 1/r² इक्वल हो गया इस चीज से, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस हो रहा है ना। फिर पता चला जो आर ई ओवर आर है इनकी होल्स के लिए इक्वल आ रहा है। उसको न्यूटन ने ये चीज भी फाइंड आउट कर ली थी, जो अर्थ और मून के रेडियस की रेशियो है, दैट इज 1/60। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब निकाली थी, इट वाज 1/60 के स्क्वायर, और जी हमारे पास था ऑलरेडी 9.8, 2.7 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम वैल्यू पहले वाली आ गई, तो उसने वो सेंस प्रूव कर दिया कि वेरीफाई कर दिया इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ इसने वेरीफाई किया, ठीक है। और इसको लॉ को क्या कहते हैं, न्यूटन मून टेस्ट। क्योंकि जो इसने पहले लॉ बताया, जो मैंने पहले आपको डिराइव करके दिखाया सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट वाला, वो उसने पहले बता दिया। फिर उसने अर्थ की रेडियस को उठाया, इनवर्स स्क्वायर लॉ बताया लोगों को कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, या डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जो भी दो ऑब्जेक्ट्स है, या फ्रॉम द सेंटर, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग। उससे उसने जब सब कुछ सॉल्व किया, जो पहले उसने वैल्यू निकाली थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, से निकल के आ गई। दैट वाज द न्यूटन मून टेस्ट, ठीक है। फिर उसने एनालाइज किया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो एक्सर्ट की जाती है बाय एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो फिर उसने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को उठाया। सेकंड ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जिस सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा फर्स्ट के ऊपर, देखा ना, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू रिएक्शन। तो इसमें भी यही चीज हो रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो फोर्सेस इक्वल होंगी और ऑपोजिट होंगी, ठीक है। तो इन सब फैक्ट्स को लेके उसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है, फिर देखो शुरुआत उसने की, देखो टाइम कितनी लगाई इसको, 1665 में इसके दिमाग में आया, न्यूटन के दिमाग में। फिर उसने पेपर में पब्लिश कर दिया 1687 में, so many years, 17 years, ठीक है। 1687 में उसने न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है अपना पब्लिश किया इन हिज बुक प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बुक थी न्यूटन की, उसने उसको पब्लिश किया। क्या कहता है, एवरी पार्टिकल in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the pair of distance between them. Now this force acts along the line joining the two particles. अब देखिए उसने इस चीज को जो पहले टुकड़ों में फाइंड आउट किया, फिर उसको इकट्ठा करके
पार्टिकल है यूनिवर्स में, हर एक दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो किससे अट्रैक्ट करे? अट्रैक्टिव फोर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करे। और वो जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, मान लो एक है m1 और दूसरा है m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस ये है, ये इनका मास। ये चीज पढ़ के आए 9th में भी। और ये जो फोर्स है कहाँ एक्ट करते हैं? अलोंग द लाइन जो इनके पार्टिकल, तो ये लाइन जो है इमेजिनरी होती है, ठीक है। तो इसको अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, और एक करेंगे कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट करेंगे फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। अभी एक बार इतना करते हैं।